हमारी वीडियो है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिमांग और न्यून मांग। ये जो यूनिट है ये हमारा 12 मार्क्स का है और ये हमारा तीसरा यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें एक पार्ट आता है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। 12 मार्क्स का ये यूनिट है। 12 मार्क्स में से लगभग 4-6 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है, या फिर इसमें थ्योरी में ये भी आ सकता है कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्या है और इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्सेस डिमांड होता क्या है। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड को हिंदी में बोलते हैं अधिमांग और इसे हिंदी में बोलते हैं न्यून मांग। तो देखो, एक्सेस डिमांड होती है जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट से सप्लाई से ज़्यादा हो जाए। देखो, हमने एक वीडियो में ये जाना था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो वो देख लो। शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है पूरी इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड हो रही है। मान लो ये हमारा देश है, इसमें जो टोटल डिमांड हो रही है उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, और हमारे देश में जो टोटल सप्लाई हो रही है उसे बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। यानी मान के चलो कि अगर 100 एप्पल की सप्लाई हो रही है तो इसे बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई टोटल, और अगर हमारे देश में टोटल 120 एप्पल की डिमांड हो रही है तो ये टोटल एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, अब देखो, एक्सेस डिमांड शॉर्ट में बोलेंगे ईडी। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाए। अभी शॉर्ट में देख रहे हैं, ठीक, सिंपल। अधिमांग मतलब ज़्यादा डिमांड है, यानी जितना माल इकोनॉमी में बन रहा है डिमांड उससे ज़्यादा है ना। जितना सप्लाई हो रही है इकोनॉमी में डिमांड उससे ज़्यादा है। और दूसरा है डेफिशिएंट डिमांड, यानी हिंदी में न्यून मांग। न्यून मांग क्या है, जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से। यानी इकोनॉमी में क्या हो, जितना माल बन रहा है उससे कम डिमांड है, यानी माल जो है, स्टॉक जो है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है और माल बिना बिके रह रहा है इकोनॉमी में। अब देखो, इसे डायग्राम के रूप में समझते हैं। तो जो हमने पिछले वीडियो में डायग्राम देखा था, एक डायग्राम हमारा होता है ये। यहाँ हम लेते हैं एक्स, यहाँ लेते हैं ओ, यहाँ लेते हैं हम वाई। ठीक, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम है। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं एग्रीगेट सप्लाई। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि ये 0 से शुरू होता है और 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ ऊपर बढ़ता है। इसके अगर आपको नहीं भी पता या वीडियो नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, बस सिंपल ऐसे समझ लो कि एग्रीगेट सप्लाई ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। दूसरा होता है एग्रीगेट डिमांड, जो 0 के थोड़ा ऊपर से शुरू होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ मेन चीज़ समझने वाली ये है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एडी और एएस बराबर है। एडी और एएस बराबर है। हमने देखा है हमें पिछली वीडियो में कि जब एडी और एएस बराबर होते हैं तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक, अब देखो, आपको ये तो पता लग गया इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसको पहले रफ कर देते हैं। अब देखो, अब अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो मान लो हम यहाँ पे बनाते हैं AD1। ठीक है, AD1। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, मान लो इसे नाम दे दो, कुछ भी बी नाम दे दो। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई एग्रीगेट सप्लाई से, सॉरी यहाँ पर नाम नहीं देना। देखो, ये जो है इस पॉइंट पर देखेंगे हम इक्विलिब्रियम। पहले ये देख लो, हमारी जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो है यहाँ पर Y1। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम इनकम है। नीचे यहाँ पर लेंगे हम एम्प्लॉयमेंट और इनकम और आउटपुट। ठीक, यहाँ लेंगे हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो, अब एडी यहाँ पर ज़्यादा है, जितना भी इक्विलिब्रियम बनाने के लिए एडी की ज़रूरत है एडी उससे ज़्यादा है। इक्विलिब्रियम बनाने के लिए जितनी एडी की ज़रूरत है एडी उससे ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या है, ये एक्सेस डिमांड है। क्या है ये, यहाँ पर लिख देंगे हम, ये है हमारी एक्सेस डिमांड। ठीक, एक्सेस डिमांड। अब ये एक्सेस डिमांड जो है ये किसको जन्म दे रही है, ये जन्म दे रही है इन्फ्लेशनरी गैप को। इन्फ्लेशनरी गैप को। अब ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब ये जो गैप है
इसको बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। और यही इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं हम, इसी इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से होगा प्राइजेस बढ़ेंगे इकोनॉमी में और आउटपुट भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होगा तो वो आउटपुट बढ़ाएंगे। ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर प्राइसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो समाज में इनइक्वालिटी आ जाती है और गरीब लोगों को जो है दिक्कत होती है, सिचुएशंस उनके हाथ से निकल जाती है। अब देखो एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन क्या बनेगी। एक्सेस डिमांड की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या बनेगी। एक्सेस डिमांड वह सिचुएशन है, इट इज़ ए सिचुएशन, या ऐसे लिखते हैं कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड कोमा which is required to maintain equilibrium at full employment level exceeds aggregate supply, that situation या that situation यहाँ लिखते हैं is known as excess demand। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं अधिमांग। यह वह स्थिति है, या ऐसे लिखते हैं कि जब समग्र मांग जितनी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है से अधिक हो जाए, तो उसे अधिमांग कहते हैं। और यहाँ पर लिख देना, यहाँ पे एक लाइन और लिखनी है, पूर्ण रोजगार के स्तर पर, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन सुनो, जब समग्र मांग पूर्ण रोजगार के स्तर पर जितनी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है से अधिक हो जाए तो उसे अधिमांग कहते हैं। सिंपल शब्दों में लिखो तो पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र मांग, दोबारा बोलता हूँ, पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र मांग समग्र पूर्ति से अगर अधिक हो जाए, संतुलन बनाने रखने के लिए जितनी संतुलन समग्र मांग की आवश्यकता है अगर वो उससे अधिक हो जाए तो उसे बोलेंगे अधिमांग। सिंपल शब्दों में देखो, जब एग्रीगेट डिमांड जो ज़रूरी है संतुलन बनाने के लिए अगर वो उससे अधिक हो जाए AD1, ठीक, AD1, तो वो क्या होगा, ये क्या होगा, एक्सेस डिमांड, हिंदी में अधिमांग। ठीक, अब इधर देखो डायग्राम में एक बार, ये हमारा AD1 है, ये ज़्यादा हो गया है AD से तो ये हमारा अधिमांग है। और अधिमांग आगे हम लिखेंगे इसमें, देखो आंसर लिखने का तरीका ये है, मान लो एग्ज़ाम में आ गया कि एक्सेस डिमांड क्या है बताइए, एक्सेस डिमांड एग्ज़ाम में आ गया तो पहले तो डेफिनेशन लिख देंगे कि एक्सेस डिमांड व्हेन एग्रीगेट डिमांड बिकम्स ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, जो भी ऊपर लिखवाई थी कि एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, हिंदी में समग्र मांग पूर्ण रोजगार के स्तर पर यदि समग्र पूर्ति से अधिक हो जाती है तो इस तरीके से उसे अधिमांग कहेंगे। ठीक, ये डेफिनेशन लिख दी। फिर लिखेंगे हम कि अधिमांग किसको जन्म देती है, अधिमांग स्वीतिक अंतराल को जन्म देती है, स्वीतिक अंतराल को जन्म देती है। अब ये स्वीतिक अंतराल क्या होता है, ये जो इन्फ्लेशनरी गैप था ना, ये इसी को बोलते हैं स्फीतिक अंतराल। अब ये स्फीतिक अंतराल क्या होता है, स्फीतिक स्थिति में
कीमतों में वृद्धि होती है, यानी कीमतों में वृद्धि होती है, महंगाई होती है। और क्या होता है, उत्पादन व उत्पादन गतिविधियों में वृद्धि होती है। में वृद्धि होती है। और एक चीज़ और होती है, असमानता बढ़ती है। असमानता बढ़ती है, गरीब के हाथ से चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि गरीब गरीब होता जाता है। तो इस तरीके से एक्सेस डिमांड, तो कहने का मकसद क्या है, एक्सेस डिमांड, अब देखो देखने से तो लग रहा है अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। एक्सेस डिमांड का मतलब है कंट्री में क्या है, मनी फ्लो ज़्यादा है। हम इसमें एक और चीज़ लिखेंगे, अधिमांग में अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अधिक होता है। और क्या होता है, मुद्रा का प्रवाह अधिक होता है और समग्र मांग अधिक होती है। ठीक है, इंग्लिश में देखो, अब ये जो है, अगर मान लो यही आता है कि एक्सेस डिमांड से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिख दोगे, जिसे अभी बताई थी कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बिकम्स ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, दैट सिचुएशन इज नोन एक्सेस डिमांड। ये लिख ली डेफिनेशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि यहाँ डेफिनेशन आएगी। अगर मान लो 5-6 नंबर में आ गया तो डेफिनेशन के बाद आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन के बाद आप लिखोगे कि एक्सेस डिमांड क्या करती है, गिव्स बर्थ टू इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप जो अभी हमने ऊपर देखा था ना, इन्फ्लेशनरी गैप। अभी इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप लीड्स टू राइज इन प्राइस एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज but it leads to it leads to increase in inequality। ठीक है, इनइक्वालिटी 2, यानी असमानता में भी इससे वृद्धि होती है। देखो हम बहुत ही आराम से पेशेंस के साथ इसको समझ रहे हैं। ठीक, अब हमने जब ये लिख दिया तो ये लगभग देखो 6 नंबर में, अगर ये 4 नंबर में क्वेश्चन आया, एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन लिख दी, फिर उसके बाद ये लिख दिया, ये इन्फ्लेशन गैप को जन्म देती है, फिर हमने इन्फ्लेशन गैप के बारे में लिख दिया, फिर बनेगा डायग्राम। क्या बनेगा, डायग्राम। कौन सा डायग्राम, ये जो यहाँ बनाया है, जब मैंने समझाने के लिए बनाया था, ये वाला डायग्राम बनाएंगे, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। डायग्राम के बाद क्या देंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन, यानी हिंदी में व्याख्या। अब ये व्याख्या में क्या लिखेंगे, व्याख्या में आप खुद लिखेंगे, यहाँ मैं सिर्फ बताऊंगा कि इन द गिवन डायग्राम ऑन एक्स एक्सिस एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड आउटपुट हैव बीन शोन, ऑन वाई एक्सिस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हैव बीन शोन। इन द डायग्राम AD and AD1 are aggregate demand curves and AS is the aggregate supply curve. E is the equilibrium point where aggregate demand and aggregate supply are equal to each other at full employment level. When aggregate demand increases, which is AD1, it leads to excess demand and it generates inflationary gap, which refers to price rise, output increase and economic activities, इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हिंदी में समझो कि दिए गए चित्र में OX अक्ष पर रोजगार, आय और उत्पादन को दर्शाया गया है
OY अक्ष पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को दर्शाया गया है, यानी समग्र पूर्ति समग्र मांग को दर्शाया गया है। चित्र में AD और AD1 समग्र मांग वक्र हैं और AS समग्र पूर्ति वक्र है। जब AD यानी समग्र मांग बढ़ जाती है और समग्र मांग AD1 बन जाती है तो यह अधिमांग को जन्म देती है और अधिमांग स्फीतिक अंतराल को जन्म देती है। स्फीतिक अंतराल के कारण कीमतों में वृद्धि, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो जाती है और देश में असमानता में भी वृद्धि होती है और देश के लिए स्थिति ठीक नहीं है। क्या बोला? देश के लिए स्थिति ठीक नहीं है और इसको ठीक किया जाना आवश्यक है। तो एक्सेस डिमांड इज़ नॉट मच गुड, तो इसको ठीक करने के लिए सरकार क्या अपनाती है? मेजर्स अपनाती है। उन मेजर्स के बारे में हम अभी बात करेंगे, उपाय अपनाती है। इसके बाद चलते हैं डेफिशिएंट डिमांड की तरफ। देखो अब डेफिशिएंट डिमांड, अब डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? जो एग्रीगेट डिमांड में लिखा था उसका उल्टा। व्हेन एग्रीगेट डिमांड विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन equilibrium at full employment level, पूरा लिख लेते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल becomes lower than aggregate supply, that is known as deficient demand. हिंदी में न्यून मांग जब समग्र मांग पूर्ण रोजगार के स्तर पर संपूर्ति से कम रह जाए तो उसे न्यून मांग कहते हैं। अब देखो इसे न्यून मांग तो कहते हैं, लेकिन अब इसके बाद क्या लिखेंगे? ये दोनों बार डेफिनेशन लिख दी हमने। अब इसमें हम लिखेंगे कि इंग्लिश में जो ये डेफिशिएंट डिमांड है, शॉर्ट में लिखें, चलो पूरा लिख देते हैं। डेफिशिएंट डिमांड है, ये गिव्स बर्थ टू डिफ्लेशनरी गैप। अब डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप मीन्स लोअर प्राइस फॉल इन, या ऐसे लिख लो यहाँ पर, फॉल इन प्राइजेस, फॉल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, and it leads to रिसेशन। इसकी वजह से मंदी आती है। हिंदी में लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं फिर डायग्राम बनाऊंगा मैं, ठीक है? अस्फीतिक, एक सेकेंड, न्यून मांग किसे जन्म देती है? अस्फीतिक अंतराल को, जन्म देती है, जिससे, अब अस्फीतिक अंतराल का मतलब क्या है? अस्फीतिक अंतराल में कीमतों में कमी,
कीमतों में कमी, उत्पादन गतिविधियों में कमी, और रोजगार में कमी आती है। इससे मंदी की स्थिति भी पैदा होती है, मंदी की स्थिति की ओर बढ़ते हैं अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहता है तो। ठीक है, अब डायग्राम देखो। फिर लिखेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति को चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, यानी न्यून मांग की स्थिति को चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक, तो ये इंग्लिश में तो लिख ही लेंगे सब। ठीक, अब यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। सीधी लाइन खींचेंगे एक, यहाँ इसे ऐसे खींच देंगे। ये एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ ओ है। यहाँ पर लिया हमने एडी और एएस। यहाँ हमने लिया एम्प्लॉयमेंट, हिंदी वाले खुद लिख लेंगे, एम्प्लॉयमेंट को रोज़गार बोलते हैं, और इनकम और आउटपुट। ठीक है जी। अब यहाँ देखो, ये एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम है, ये एग्रीगेट डिमांड है, जहाँ पे एडी और एएस बराबर हो रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम है, यानी संतुलन बिंदु है। यहाँ जो लाइन आ रही है नीचे, ये इक्विलिब्रियम इनकम है। ठीक है, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट भी है। अब देखो, अगर एग्रीगेट डिमांड इससे कम हो जाए, मान लो ये AD1, तो क्या होगा? ये क्या है? डेफिशिएंट डिमांड है। इसको यहाँ पर एरो करके लिखते हैं। ये क्या है? डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, अब ये जो डेफिशिएंट डिमांड है, इसे डेफिशिएंट डिमांड हम बोल लेंगे। अब ये जो डेफिशिएंट डिमांड है, ये किसको गैप, ये कौन सा गैप है? ये जो गैप है, ये डिफ्लेशनरी गैप है। ठीक, ये जो गैप आ रहा है ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, अस्वीतिक अंतराल, इसी को बोल रहे हैं। ये जो गैप आ रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। ठीक, अभी हमारा डायग्राम क्लियर है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? वही जो उसमें बताई थी एक्सप्लेनेशन, हिंदी में व्याख्या, कि दिए गए चित्र में एक्स अक्ष पर आय, रोजगार, उत्पादन को दर्शाया गया है, और वाई अक्ष पर समग्र मांग संपूर्ति को दर्शाया गया है। चित्र में समग्र मांग वक्र को AD और AD1 द्वारा दर्शाया गया है। समपूर्ति वक्र को AS द्वारा दर्शाया गया है। चित्र में ई संतुलन बिंदु है, जहाँ पर AD और AS बराबर है, किंतु यदि समग्र मांग समपूर्ति से कम हो जाए या कम रह जाए तो ये न्यून मांग को जन्म देती है। किसे? न्यून मांग को, यानी डेफिशिएंट डिमांड को। और ये न्यून मांग अस्वीतिक अंतराल को जन्म देती है। किसे? अस्वीतिक अंतराल को, यानी डिफ्लेशनरी गैप को जन्म देती है। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब होता है कीमतों में कमी होना, रोजगार में कमी होना, उत्पादन गतिविधियों में कम होना, और ये मंदी की स्थिति को की तरफ ले आता है। और ये जो डिफ्लेशनरी गैप है, ये डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। ठीक, यानी ये जो डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड है, यानी हिंदी में न्यून मांग, ये कंट्री के लिए क्या है? ठीक नहीं है। यह देश के लिए ठीक नहीं है। अब जब देश के लिए ठीक नहीं है तो इसे ठीक करने के कोई उपाय भी होंगे, यानी मेजर्स होंगे। उन मेजर्स को ही हम पढ़ेंगे कि क्या क्या उपाय सरकार अपनाती है इन्हें ठीक करने के लिए।